ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज जहां पूरे देश में एक लॉकडाउन लागू है, 4000 प्रतिदिन एक मौत का आंकड़ा देश के सामने आ रहा है। 2 लाख से ऊपर पॉजिटिव केस डिटेक्ट हो रहे हैं। जहां आज ऑक्सीजन में, जहां हॉस्पिटलाइजेशन में, जहां मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स और एक बड़ा स्ट्रक्चर, आज बड़ा एक तैयारी आज दिखाने का वक्त था कि आज दूसरी लहर से हम जिससे उससे मुकाबला कर पाते। लेकिन जहां बंगाल में चुनाव लड़ने में और किसानों के साथ एक तरह से माइंड गेम खेलने में हमारे प्रधान सेवक बिजी हैं। लेकिन इंतहा जब हो गई, जब आज देश में लॉकडाउन है, तो राजपथ को किस तरह से उखाड़ा जा रहा है। 753 वहाँ पे पेड़ उससे काटे गए हैं और वहाँ का इकोस्फीयर बिल्कुल उससे डिस्टर्ब होगा। क्या आवश्यकता पड़ गई जब देश में 4000 आदमी प्रतिदिन मर, कौन सा उत्सव है ये? क्या यही आपदा को अवसर में बदलने के लिए आप प्रधान सेवक बने थे? लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पे। क्या सोच है उनकी? कैसे जस्टिफाइड करेंगे? ये वही सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट था, जब सर्दियों में देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था। उस स्टे के रहते रहते इन्होंने वहाँ पे शिलान्यास किया और अब लॉकडाउन लगा के 2300 करोड़ में बड़े हॉस्पिटल्स खड़े हो सकते थे, बड़ी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। तो मेरे किसान भाइयों से एक अनुरोध है, या जो भी आपके चैनल के श्रोता हैं, आप एक पोस्ट कार्ड लीजिए, एक चिट्ठी लीजिए और 11001 प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री भारत सरकार, आप एक चिट्ठी लिखिए। और जो भी आपके मन में इसमें एक सवाल उठता है कि जब मेरा देश पूरा तराई तराई करके मर रहा है, आज हमारे पास इंजेक्शन की शॉर्टेज है, आज पूरी व्यवस्था तंत्र कम पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी किस विलासिता में डूब के आप वहाँ 2300 करोड़ का एक वहाँ पे महल खड़ा कर रहे हैं? क्या आप इससे पहले सड़क पे सोते थे? क्या आपके आवास की व्यवस्था नहीं थी? क्या हमारे संसद भवन, आपके आवास इतने जर्जर हो चुके हैं? जिस देश में बेरोजगारी, भूख का इंडेक्स जहां 51 से लेकर 97 नंबर पे आ गया, जहां किसान आपका 5-6 महीने सड़कों पे सिर्फ इस इंतजार में बैठा हो कि चुनाव से जैसे ही फारिग होंगे प्रधानमंत्री जी किसानों का हाल चाल पूछेंगे, इस मामले को निपटाएंगे, तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ खट्टर सरकार ने की, मंडियों में जिस तरह से आज आप देखो 1700 रुपये में आज गेहूं की दोबारा से लूट शुरू हो गई, क्योंकि सरकार ने खरीद पे सीधी रोक लगा दी। और रोक लगाने के साथ जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पुलिस, मेट्रो, वो कर्मचारी हैं जो इस व्यवस्था को देखते हैं। आज प्राइवेट साइलोज, जब अडानी के साइलोज यहाँ पे उन्हें खुली छूट दी जा रही है, तो किस श्रेणी में लाके उनको आपने फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दे दिया? यानी कि प्राइवेट वेयर हाउस के जितने ट्रक हैं, कर्मचारी हैं, वो कहीं भी खुला घूम सकते हैं, लेकिन जो फसल किसान की आज वहाँ पड़ी है और अन्य राज्यों से खेप मंगाई जा रही हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। आज दैनिक ट्रिब्यून की ये खबर है कि 1700 रुपये, 1750 रुपये में यहाँ गेहूँ पिट रहा है और 1945 रुपये उसको कागजों में दिखाई करके खाना पूर्ति की जा रही है। आपने कहा था कि आपकी अगर फसल की देनदारी लेट होगी हम 9% ब्याज देंगे। क्या किसान इस हालत में है कि 9% ब्याज के चक्कर में जब उसने फसल मंडी में डाल दी, उसको किराया भी देना होता है, उसको अपनी बोझ जोत भी करनी होती है, तो जब आपने ब्याज ही देना था तो फिर आपने ये क्लेम क्यों किया कि 48 घंटे में हम ये पेमेंट कर देंगे? तो ये गंदा खेल खेला गया। आज 60% हमारी खरीद जहाँ मंडियों में पड़ी है, आज गेट पास वहाँ कटे हैं, जे फार्म वहाँ पे हुए हैं, फॉर्मेलिटीज़ किसान ने पूरे की है, सिर्फ 1% का लालच दे के और 25 रुपये पर क्विंटल का लालच दे के जिस तरह साइलोज भरे जा रहे हैं। अगर यही मुद्दा विपक्ष उठाता या INLD उठाती, कांग्रेस उठाती, तो किसानों के लिए ये लड़ाई बड़ी सरल होती और अपने दुश्मन को पहचान पाते। लेकिन दुर्भाग्य है 2007 से लेके जिस तरह FCI के रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जहां कांग्रेस के CM भी, BJP के CM भी सभी उसमें शामिल हैं। और अभी एक नया खुलासा हुआ है सोनीपत में, जहां शुगर मिल थी, जहां किसानों के बार बार वहां पे धरने प्रदर्शन भी हुए, उसके साथ में उनकी ज़मीन थी, वो ज़मीन अडानी को देके अब चीनी के लिए भी एक बड़ा स्टोरेज वहाँ पे अडानी का वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो जिस तरह से ये एक प्रयोग दिखा रहे हैं
कि मंडी से बंडी के बाहर का प्रयोग हमारा सक्सेस है, और जो आंदोलन में बैठे हैं ये लोग राजनीति से प्रेरित हैं। तो मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, आपने प्राइवेट सिलोज को खुली छूट आवागमन की दे के, वो कौन सा ऐसा उनके पास क्राइटेरिया रखा आपने कि उनको तो फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे दिया, और जो फसल मंडी में ले जाके खड़ा है, जिसकी ना आज तक पेमेंट हुई ना उसकी फसल बिकी है, उसका भाव तोड़ के अन्य राज्यों से खेल खेला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन में जैसे पिछली बार अवैध शराब बिकी थी, उनके फर्जी एक्साइज के गेट पास बने थे व्हीकलों के, अब की बार ये खेल अडानी के लिए हो रहा है, उनके साइलोज के लिए हो रहा है। तो ये जो लॉकडाउन है इसमें हर एक आदमी को अपनी जेब पे हाथ लगा के देखना चाहिए कि अब की बार कौन सी लूट इनकी आड़ में हो रही है। तो ये ना तो ये सेंट्रल विस्टा का निर्माण का समय था, ना ही वो महल बनाने का समय था, जैसे वो दिल्ली में चुपचाप, क्या जो मजदूर इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं दिन रात, क्या उन पे लॉकडाउन लागू नहीं होता? ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं महल खड़ा करने की बातें हो रही है, तो एक तरफ तो आर्थिक जो संकट है वो देश में आया हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कहना चाहोगे? यही एक सबसे बड़ा रोना है कि ये जो जिस तरह की तैयारियां इनकी दिल्ली में हो रही हैं, मुझे नहीं लगता 2024 का चुनाव देश देख पाएगा। ये आर्थिक रूप से इनका मॉडल इतना कमज़ोर करने का है कि एक सवाल बड़ा खड़ा कर देंगे कि पूरे देश में चुनाव करने के लिए हमारे पास धन संपन्नता नहीं है। तो आज जीडीपी जिस तरह से क्रैश कर रही है, मतलब जितनी हमारी जीडीपी अर्थव्यवस्था है उससे 3 गुना अर्थव्यवस्था काले धन के रूप में पैरेलल ट्रैवल कर रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिस तरह बढ़ावा दिया, प्राइवेट स्कूल्स को दिया गया, जिस तरह आज वही बेल सेल की ऑक्सीजन काम में आई है जिन संस्थानों को इन्होंने ख़त्म किया था, आज बीएसएनएल के टावरों की वही काम में आई है रेंज, जहाँ पे त्रासदी हुई पहाड़ों पर लोगों की जान बचाई। जो सेक्टर इस देश की रीढ़ थे उनको तोड़ के जो समानांतर सेक्टर तैयार किए जा रहे हैं, तो अब लोगों का विश्वास ये उठता है कि जो ये संसद है ये भी आप उनके सुपुर्द के कर दीजिए। जब सारा देश ही पीपीपी मॉडल पे चलना है और ये टेंडर होके चलना है, फिर क्या जरूरत है हमें मंत्रालय की, सड़क मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय? ये इसीलिए थे कि आप हमारी व्यवस्था का प्रबंधन देखते। यदि यही चीज़ आपने ठेके पे दे के और पहले से 60-70 साल के संस्थान अगर उनको सारों को क्रक्स करना है, ख़त्म करना है, तो आपका फिर क्या फ़ायदा, आपकी मिनिस्ट्री का क्या फ़ायदा इससे लोकतंत्र का? इतना लंबा समय हो गया, बंगाल चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं, इससे क्या लगता है आपको सरकार किसानों के सामने झुक क्यों नहीं रही है, कारण क्या लग रहा है? बंगाल का चुनाव एक चीज़ स्पष्ट करता है कि बंगाल में जहां मैंडेट बीजेपी के खिलाफ दिया है, तीसरी बार किसी को मुख्यमंत्री बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन वहीं पे ममता को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। तो सीधी तौर पे है, अगर ममता के साथ खड़ा होता बंगाल तो वो सीट से नंदीग्राम से जीत गई होती। वो अपनी सीट आ रही हैं लेकिन बंगाल में बहुमत से जीती हैं। तो सीधा सा इसका एक संदेश है कि वहाँ के मजदूर ने, किसान ने एक फैसला ले लिया कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। आपने पंचायत चुनाव देखा होगा यूपी का, 3500 उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए, 3000 इनके कैंडिडेट हार गए, सिर्फ 500 उम्मीदवार इनके ऐसे हैं जो जीते हैं। उन पे फायरिंग हो रही है छतों पे, जो सरपंच वहाँ हार गए उन्होंने सड़कें उपड़वा दी। तो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से यूपी में भी सफायत है। अब मोदी जी एक कूटनीति पे चलेंगे कि किसी तरह वो थर्ड फ्रंट को आगे करेंगे और कांग्रेस का जो उदय होने का कारण था उसको वो एक साइड में डाल देंगे और अपने खिलाफ कोई विरोधी ऐसा उनको चुनौती ना दे चुके, इसी चीज़ के लिए उनका फोकस रहेगा। लेकिन किसानों को वो एक नेगलेक्ट पॉलिसी से चल रहे हैं कि किसान बैठे रहेंगे, लोगों का ध्यान कोरोना महामारी की तरफ कर दो। हम बार बार इस आंदोलन की पृष्ठभूमि से एक चीज़ भी कहते हैं, ये एक वैश्विक बीमारी है। जितने भी म्यूटेशन जाएंगे आपके शरीर में एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन से तैयार होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी अपने किसान भाइयों को, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। टेस्टों से भले ही आप बचें, लेकिन वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि आज सेकंड वेरिएंट आया है, कल थर्ड वेरिएंट आएगा, तो इसके लिए कम से कम आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज होनी ज़रूरी है। लेकिन वैश्विक महामारी में सफल होना सरकार की असफलता है। किसान सिर्फ अपनी उन्हीं मांगों पे बैठा है, लेकिन सरकार अब बातचीत से पीछे हट रही है क्योंकि चुनाव से भी निमट चुकी है। तो अब समय है कि सरकार को इसमें एक कदम आगे रखना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जिस तरह से जो
बड़े बड़े प्रधानमंत्री के निवास स्थान बनाए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कोरोना से लोग पीड़ित है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े महंगे हवाई जहाज खरीदे हैं, प्रधानमंत्री नया निवास बना रहे हैं, शायद उनको डर लगता है किसान आंदोलन से। उन्होंने मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए हैं, किसानों के खिलाफ कानून बनाए हैं, इसलिए उनके अंदर ये भय है कि कभी मेरे को मार ना दे लोग। और इसी से बचने के लिए किसी ने उनको बहका दिया कि नया भवन बना ले, सुरक्षित होगा, अच्छा होगा, उसमें छुप जाना, अंडरग्राउंड बना लेना। और इसी तरह से संसद भवन बना रहे हैं। ये सिर्फ जनता के पैसे की तबाही है, बर्बादी है और लूट मचा रखी है इसने। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहा देश का, अंबानी अडानी का नौकर रह गया है। और इनको आज ऐसे हालात हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है मरीजों को, ना दवाइयाँ मिल रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बेड नहीं मिल रहे, कई अस्पतालों में जगह नहीं, और ये अयाशी में लगा हुआ है। इसको बिल्कुल देश की कोई चिंता नहीं है। इनको देखकर तो मुझे याद आता है जैसे रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, वही हालात ये पैदा कर रहे हैं। इनको किसी देश की जनता से मतलब नहीं, क्योंकि न इनकी औलाद है, न योगी की औलाद है, न खट्टर की औलाद है और न मोहन भागवत की औलाद है। ये सारे के सारे गैर जिम्मेदार लोग हैं। इनको तो देश से भगाना पड़ेगा। ये देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, किसान के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन है। इसलिए आज देश की जनता समझ चुकी है और इनको किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। ये कितना ही लूट लें, थोड़े समय के लिए लूट सकते हैं, लेकिन जनता गिन गिन कर बदला लेगी इनसे, क्योंकि आज इन्होंने देश में तराई तराई मचा रखी है, बहुत भयंकर हालत पैदा किए हैं। इन्होंने पिछले साल कोरोना से कुछ नहीं सीखा। पिछले साल जो कोरोना की शुरुआत हुई तो ये हिजड़ों की तरह ताली बजाने लगे, थाली बजाने लगे, दिए जलाने लगे और इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। और इस बात को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, नहीं तो उसके लिए इंतजाम करते, आगे का जो संकट है उसको भांपते, उसके लिए युद्ध स्तर पर काम करते। आज पूरी दुनिया में इतनी तबाही नहीं मची हुई जितनी भारत में। हर चौथा आदमी भारत का मर रहा है और इतनी तादाद में बीमार हो रहे हैं, कोई अंदाज ही नहीं है। इसलिए इतने भयंकर हालात पैदा किए, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। ये नाकारा सरकार है, बहुत ही गैर जिम्मेदार सरकार है ये। और ऐसी सरकार न कभी लोगों ने देखी थी न सुनी थी। ये सिर्फ पूंजीपतियों के पैसे पर, काले धन के बल पर सत्ता में आ गए और सारे चैनल इनके लिए बढ़ाई करने लगे। वो सारी झूठी बातें थी। ये झूठ पर जो इमारत खड़ी है और काले धन के बल पर जो खड़ी हुई है, ये जल्दी ही ढह जाएगी। इसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि इन्होंने 6-7 साल में ही देश का सर्वनाश कर दिया। मैं ये पूछता हूँ, पुणे वाला जिन्होंने कोविशील्ड का यहाँ निर्माण किया था, वैक्सीन बनाने वाला इंग्लैंड में जाके खुलासा करता है कि मेरे वैक्सीन की कॉस्ट 150 रुपये आई है। जो 400 रुपये यहाँ कॉस्ट रखी गई थी, जिसको घटा के 200 रुपये कर दिया। अब भी 50 रुपये का डिफरेंस है। और जब उनसे पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन की रिपोर्ट आपके देश में इतनी स्लो स्पीड क्यों है, तो वो कहता है कि अगर मैंने इस पर खुलासे कर दिए तो मेरी गर्दन काटी जाएगी। जिस तरह से हमारे देश की आबादी है, आज अमेरिका में वहाँ 35 करोड़ इस वैक्सीनेशन का लाभ ले चुके हैं, लेकिन भारत में जहाँ 18+ के लोग वहाँ लंबी लंबी कतारें लगाए खड़े हैं ना। इसी तरह वैक्सीनेशन होती रही तो 7-8 महीने में निपटेगी, जब तक आपकी 3rd वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो अब तक आधी आबादी को वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था। और जो वैक्सीनेशन में भी राज्यों के लिए अलग दरें, टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा, और केंद्र के लिए अलग। तो इन्होंने क्या तैयारी की थी? मतलब इसका मतलब देश का स्वास्थ्य, देश की कृषि, देश का व्यापार, देश का बेरोजगार आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये महल मोदी जी आप भूल गए, आप राजा नहीं। आप 5 साल के लिए चुने जाते हो, आपकी काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है। यानी कि आप जब ये महल और ये बंकर बना रहे हो अपने लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी साइड में डाल के, तो आप क्या संकेत दे रहे हैं? तो मेरा हाथ जोड़ के अपने किसानों से, दिहाड़ीदार मजदूरों से, गृहिणियों से, मेरी माताओं बहनों से एक पोस्ट कार्ड लगता है खाली, आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, आप सीधी चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री पे कि लानत है आप पे, आपको शर्म आनी चाहिए
आपको जो भी आपकी डिमांड है, आपको लगे कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए इस समय पैसे से, वो सुझाव भी डालिए। और जिस तरह अय्यासी में देश का धन बर्बाद किया जा रहा है, उसकी आलोचना करने का भी हमारा अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ इस पत्र व्यवहार को एक कैंपेन बनाए और आंदोलन से आवाज़ ये सीधी प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाए, क्योंकि जो आज हमारे जो वहाँ इमारतें हैं, संसद भवन है या कनॉट प्लेस है, वोलुटियंस जोन्स है, वो आज भी विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों में और डिजाइन में माना जाता है। उसके आसपास आज भी जाम नहीं लगता, इमारतें भी बुलंद हैं। तो कौन सी आपकी ये अय्यासी, ये आपके किसी के बाप दादा का पैसा नहीं था कि आज लोग सड़कों पे मर रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे मर रहा है, कोई किसी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं अपने पति का शव अपने दुपट्टे से बांध के गले लगा के आ रही हैं। इससे ज़्यादा भयावह स्थिति में, और आप वहाँ एक आलीशान महल बनाने पे लगे हैं। तो आप चिट्ठी लिखिए और अपनी सीधी बात पहुँचाइए, ताकि इस बहरी अंधी सरकार की आंखें खुलें। जय किसान।